Hello study lovers, welcome back to my channel 9 for Study. Lately I was ill, that's why I didn't post any video. But from now on there won't be any delay. हमने पिछली वीडियो में पढ़ा इंडियन पॉलिटी क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यूनिटरी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टर क्या है, क्या वो यूनिटरी है या फेडरल है या फिर इंडिया की तरह यूनिक। काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुई जेनरी है, सेल्फ परपेचुएटिंग इंस्टीट्यूशन है, यूनिक है क्योंकि फेडरलिज्म होने के बाद भी ये यकीन रखता है यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी में। और सिर्फ जब हमारी कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी खतरे में हो तभी ये खुद को एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में बदल लेता है। इस वीडियो में हम अपने चैप्टर 2 सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में बात करेंगे। इसके सब टॉपिक्स रहेंगे पार्ट 1 सेपरेशन ऑफ पावर्स, पार्ट 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेपरेशन ऑफ पावर्स, पार्ट 3 चेक एंड बैलेंसेस इन इंडिया एंड पार्ट 4 क्वेश्चंस। पार्ट 1 में हमें दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर गौर करना है। फर्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रोपाउंडेड बाय मॉन्टेस्क्यू। सेकंड, चेक एंड बैलेंसेस। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जीएस के पर्सपेक्टिव से हमें सिर्फ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर समझना है, हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना अंटिल आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है या इंटरनेशनल रिलेशंस है। मोनार्की में हमारे पास एक मोनार्क होता है यानी कि डिक्टेटर, और सारी पावर्स इसी एक मोनार्क के पास होती है। यही जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर है। मतलब कि एक डिक्टोरियल रिजीम में सारी पावर्स एक इंडिविजुअल या सिंगल अथॉरिटी में कंसंट्रेटेड होती है और ये डिक्टेटर या मोनार्क कोई भी लॉ पास कर सकता है, कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट कर सकता है और इससे क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं होता, चाहे ये कैसा भी लॉ पास कर दे, मोरल, इमोरल, रीजनेबल, अनरीजनेबल, just, unjust. So in monarchy or dictatorial regime, there is one single entity which control all the powers. Former American President जेम्स मैडिसन ने कहा था कि जिस टाइरनी में सारी पावर्स एक इंडिविजुअल में कंसंट्रेटेड होती है, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर्स हो, एग्जीक्यूटिव पावर्स हो, जुडिशियल पावर्स हो या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हो, ऐसी टाइरनी सबसे वर्स्ट एग्जाम्पल होती है रूल का। ऐसे रूल को ऑप्रेसिव रूल कहते हैं। इसी वजह से सेपरेशन ऑफ पावर्स ज़रूरी है। फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू सेड, इफ़ वी हैव अ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऑल दीज थ्री ऑर्गन्स शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन अ वाटर टाइट अरेंजमेंट। मतलब कि लेजिस्लेचर का कोई मेंबर एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी का मेंबर नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव का कोई मेंबर लेजिस्लेचर या जुडिशरी का मेंबर नहीं होना चाहिए, एंड सिमिलरली जुडिशरी का कोई मेंबर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का मेंबर नहीं होना चाहिए। इस तरह से कोई भी ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में नहीं होगा। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना और जुडिशरी का काम है जस्टिस प्रोवाइड करना। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने सेपरेशन ऑफ पावर्स को इम्प्लीमेंट किया। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 बात करता है लेजिस्लेटिव विंग के बारे में कि लेजिस्लेटिव पावर जो है वो कांग्रेस के पास है। यहाँ कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है बल्कि ये पार्लियामेंट है यूएसए की। आर्टिकल 1 ने ही इस कांग्रेस को बनाया है जो कि बाई कैमरल है, मतलब इसके दो हाउसेज हैं, हाउसेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट। आर्टिकल 2 बात करता है एग्जीक्यूटिव विंग के बारे में और बताता है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल 3 बात करता है जुडिशियल पावर्स के बारे में और जुडिशियल पावर्स फेडरल कोर्ट ऑफ यूएसए के पास है, यानी कि क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब इस वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर्स के साथ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है अब हम वो समझेंगे। अगर लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉज इम्प्लीमेंट करना और जुडिशरी का काम है जस्टिस प्रोवाइड करना, इस तरह से कि कोई ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को इन्फ्लुएंस ना करे, ऐसी सिचुएशन में कोई चेक नहीं होगा। लेजिस्लेचर कोई भी लॉ पास कर सकता है क्योंकि उसे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। लेजिस्लेचर कैसा भी इमोरल, अनजस्ट, अनरीजनेबल लॉ पास कर सकता है क्योंकि उस पर कोई चेक नहीं है। लेजिस्लेचर अपनी इन्फ्लुएंस का एरिया एक्सपैंड कर सकता है। एग्जीक्यूटिव लॉज इम्प्लीमेंट करना बंद करके अपने खुद के लॉज, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट कर सकता है
और इसी तरह जुडिशरी भी अपनी टेरिटरी डिसाइड कर सकता है। क्योंकि कोई भी ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, कोई चेक नहीं है, तीनों ऑर्गन्स पर इससे उन्हें छूट मिल गई अपने विंग्स को एक्सपैंड करने के लिए। इस तरह की एक्सपेंशन से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा उस पर्टिकुलर कंट्री का। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने ये चीज़ पहले ही भाप ली थी और उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स इम्प्लीमेंट किया, पर उसके साथ एक न्यू कॉन्सेप्ट डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी इम्प्लीमेंट किया। डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है क्या? लेट्स से वी हैव लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड उनमें क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर्स है। मतलब कि सिर्फ लेजिस्लेचर ही लॉज बनाएगा, एग्जीक्यूटिव ही उन लॉज को इम्प्लीमेंट करेगा और जुडिशरी लोगों को जस्टिस देगी। इसी के साथ एक और कंडीशन है कि डुअल मेंबरशिप नहीं होगी। लेजिस्लेचर का कोई मेंबर एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी का मेंबर नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव का मेंबर जुडिशरी या लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होगा और जुडिशरी का मेंबर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का मेंबर नहीं होगा। इसी वजह से यूएसए प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का मेंबर होने की वजह से लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है। यूएस प्रेसिडेंट के सभी मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज उस कांग्रेस यानी कि यूएस लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है। मतलब कि एग्जीक्यूटिव इज सेपरेट, लेजिस्लेचर इज सेपरेट एंड जुडिशरी इज सेपरेट। बट एट द सेम टाइम इन तीनों ऑर्गन्स पर म्यूचुअली चेक होगा एक दूसरे का। मतलब कि अगर लेजिस्लेचर ने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास कर दिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वॉलेट करता है या वो लॉ इमोरल, अनजस्ट या अनरीजनेबल है, तो जुडिशरी ऐसे लॉ को स्ट्राइक डाउन कर देगी। यानी कि सिर्फ लेजिस्लेचर ही लॉ बना सकता है, पर अगर वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के ख़िलाफ़ है तो जुडिशरी उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर देगी, हटा देगी। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड है यूएसए का। एज अ प्रेसिडेंट उसे लॉ इम्प्लीमेंट करने होते हैं जिसके लिए उसे पैसे चाहिए और ये पैसे प्रेसिडेंट को लेजिस्लेचर देता है। पर अगर ये प्रेसिडेंट ट्रीजन कमिट करता है जो कि हाईएस्ट ऑफेंस है स्टेट के अगेंस्ट, ऐसी सिचुएशन में लेजिस्लेचर के पास पावर है प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की, उसे पनिश करने की। यानी कि एग्जीक्यूटिव पर लेजिस्लेचर चेक मेंटेन कर रहा है। लेजिस्लेचर के साथ साथ जुडिशरी भी एग्जीक्यूटिव पर चेक मेंटेन करती है। हाउ? एक बार यूएस प्रेसिडेंट ने एक पॉलिसी अनाउंस की जिसमें यह था कि इन 7 प्रीडोमिनेंट मुस्लिम कंट्रीज से लोगों की एंट्री बैन कर दी जाएगी यूएस में। प्रेसिडेंट की इंटेंशन थी टेररिज्म को यूएस से हटाना, पर जुडिशरी ने गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को उस यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के खिलाफ बताया, क्योंकि आप सिर्फ रिलीजन के ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, और जुडिशरी ने ये पॉलिसी स्ट्राइक डाउन कर दी। बाद में सेम प्रेसिडेंट सिमिलर पॉलिसी लेकर आए, पर इस टाइम वो इस पोजीशन में थे कि पॉलिसी को जस्टिफाई कर सकें जुडिशरी के आगे। उन्होंने कहा, हाँ मैं टारगेट कर रहा हूँ कुछ कंट्रीज़ के मेंबर्स को, पर इसलिए नहीं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें उनसे थ्रेट परसेप्शंस है कि वो हमारी कंट्री की सॉइल पर टेररिज्म फैला सकते हैं, और इसी वजह से इन कुछ कंट्रीज से माइग्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। इस बार जुडिशरी प्रेसिडेंट की जस्टिफिकेशन से कन्विंस्ड थी, क्योंकि इस बार कोई रिलीजियस ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। यानी कि लेजिस्लेचर विल बी केप्ट अंडर चेक बाय जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव विल बी केप्ट अंडर चेक बाय बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी को भी अंडर चेक रखा जाएगा। अगर वो अपने विंग्स एक्सपैंड करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करेगी, तब ऐसी सिचुएशन में लेजिस्लेचर के पास पावर होगी जजेस को रिमूव करने के लिए। प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट करता है, उसके लिए सेनेट रेक्टिफिकेशन देता है जो कि लेजिस्लेचर है। अपॉइंटमेंट और रिमूवल प्रोसेस के ज़रिए जुडिशरी को अंडर चेक रखा जाता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के थ्रू। यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या है? फर्स्ट, क्रिएट 3 विंग्स ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, सिर्फ लेजिस्लेचर के पास पावर होगी लॉज बनाने की, सिर्फ एग्जीक्यूटिव के पास पावर होगी उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने की, और सिर्फ जुडिशरी के पास पावर होगी लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने की। थर्ड, एंड एट द सेम टाइम ये डिस्ट्रीब्यूशन या सेपरेशन एक वाटर टाइट अरेंजमेंट की तरह होना चाहिए कि कोई भी ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को इन्फ्लुएंस ना कर सके। पर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, जो कि 4th डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है।
जहां लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अंडर चेक रखा जाएगा, क्योंकि अगर इनकी पावर्स को अंडर चेक नहीं रखा गया तो ये इंडिविजुअली मॉन्स्टर बन जाएंगे। पार्ट 2 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स। हमारे पास लेजिस्लेचर पार्लियामेंट की फॉर्म में है और सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। उसी तरह हमारे पास एग्जीक्यूटिव है और एग्जीक्यूटिव हेड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जुडिशरी के लिए हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारी सभी स्टेट्स के लिए। तो ये तो साफ है कि हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर्स है, क्योंकि सिर्फ लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव लॉज को इम्प्लीमेंट कर सकता है और सिर्फ जुडिशरी लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है। पर क्या इंडिया में क्लियर कट सेपरेशन है पावर की? नहीं, क्योंकि जो भी एग्जीक्यूटिव का मेंबर है इंडिया में वो लेजिस्लेचर का भी मेंबर है। अगर आपको इंडिया का प्रेसिडेंट बनना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी लेजिस्लेचर का पार्ट है, क्योंकि जब हम इंडियन पार्लियामेंट की तरफ देखते हैं उसके पार्ट्स है प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट इंडियन पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव का मेंबर है वो लेजिस्लेचर का भी मेंबर है। प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का पार्ट है इंक्लूडिंग लेजिस्लेचर, यानी कि यहाँ से कोई सेपरेशन नहीं है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में। पर ऐसा क्यों? यूके की तरह हम भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। हम यूएसए की तरह प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी फॉलो नहीं करते, जहाँ प्रेसिडेंट हेड होता है स्टेट का। इंडिया में यूके की तरह एक नॉमिनल हेड होता है और एक रियल हेड। प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर को रियल हेड। प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं, क्योंकि हम इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, जहां कैबिनेट सुप्रीम होती है और ये कैबिनेट लेजिस्लेचर से ही ली जाती है। इसी वजह से हम सेपरेशन ऑफ पावर्स को इंटायरली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप मिनिस्टर्स नहीं बन सकते जब तक आप लेजिस्लेचर के मेंबर ना हो, और ना ही आप एग्जीक्यूटिव के मेंबर बन सकते हैं जब तक आप लेजिस्लेचर के मेंबर ना हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हाउ? लेट्स से फॉर एग्जांपल 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने एक पोस्ट क्रिएट की थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, जिसके मेजर 2 फंक्शंस थे। पहला कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू और दूसरा प्ले द रोल ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर 2 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। एक एग्जीक्यूटिव मेंबर की तरह उसे रेवेन्यू कलेक्ट भी करना है, और वहीं दूसरी तरफ उसे एज अ मजिस्ट्रेट लोगों को जस्टिस भी प्रोवाइड करना है। फिर 1973 में इंडियन पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ, और इस क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से उसकी जुडिशियल पावर्स छीन ली और उस जुडिशियल पावर को डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया। इससे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट जज की जॉब सेपरेट हो गई, यानी कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गया। क्योंकि इंडिया में हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, इसलिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं हो तो आप एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी नहीं बन सकते, पर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन ऑफ पावर्स है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? थ्योरी ऑफ सेपरेशन प्रोपाउंडेड बाय फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू। प्राइमरली उन्होंने क्या बोला था कि 3 ऑर्गन्स होने चाहिए स्टेट के, और ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए इन अ वाटर टाइट अरेंजमेंट। फिर हमने पढ़ा यूएसए की मॉडिफिकेशन इस थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में, जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इसके बाद हमने इंडिया की सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में पढ़ा, और हम अब पढ़ेंगे चेक्स एंड बैलेंसेस इन इंडिया के बारे में इस पार्ट 3 में। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी को इम्प्लीमेंट करा, और उसके साथ उन्होंने ऐड किया डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तीनों ऑर्गन सेपरेट होंगे, और वो इस तरह से सेपरेट होंगे कि लेजिस्लेचर का मेंबर एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी का मेंबर नहीं बन सकता, उसी तरह एग्जीक्यूटिव का मेंबर जुडिशरी या लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं बन सकता, और जुडिशरी का मेंबर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का मेंबर नहीं बन सकता। और इसके साथ साथ ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे पर चेक भी कर रखेंगे, जिससे कि कोई भी ऑर्गन अपनी लिमिट्स को एक्सीड करके इतना पावरफुल ना बन जाए जैसे कि एक मॉन्स्टर। इसलिए लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पर चेक रखेगा, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पर, और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों पर चेक रखेगा। अब बात आती है इंडिया की, क्योंकि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं जहाँ कैबिनेट सुप्रीम है और ये कैबिनेट लेजिस्लेचर से आती है, इसलिए हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स को फॉलो नहीं कर सकते।
लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, पर अंडर आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो कहता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में सेपरेशन होना चाहिए पावर का। और इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट किया गया 1973 में, जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इनैक्ट हुआ और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से उसकी जुडिशियल पावर्स को स्नैच करके डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया गया। अब सवाल आता है, क्या हम डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस फॉलो करते हैं? लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पर चेक रखता है। कैसे? अगर प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लोकसभा में मेजॉरिटी, तब उन्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा। मतलब कि वो अपने ऑफिस में सिर्फ तब तक रह सकते हैं जब तक उन्हें लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी मिल रही है। और वो कौन से तरीके हैं जिनसे मेजॉरिटी मिलती है एग्जीक्यूटिव को लोकसभा में? कॉन्फिडेंस मोशन। और इसी कॉन्फिडेंस मोशन से लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पर चेक मेंटेन करता है। सिमिलरली क्वेश्चन आवर, ज़ीरो आवर, डिबेट्स, मोशंस, डिस्कशंस, जो कि इंडियन पार्लियामेंट में होते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस, डिबेट्स, डिस्कशन और मोशन से एग्जीक्यूटिव को अंडर चेक रखा जाता है। मिनिस्टर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें रिप्लाई देना होता है उन क्वेश्चंस का इंडियन पार्लियामेंट में। इस तरह से लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पर चेक मेंटेन करती है। जुडिशरी भी एग्जीक्यूटिव पर चेक रखती है। पार्लियामेंट की किसी भी पॉलिसी को जुडिशरी चैलेंज कर सकती है। जुडिशरी लेजिस्लेचर को भी अंडर चेक रखता है। लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए हुए कोई भी लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो जुडिशरी ऐसे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। मतलब कि एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर और जुडिशरी दोनों चेक करते हैं। जुडिशरी को भी अंडर चेक रखा जाता है। हाउ? जुडिशरी के मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव है, और प्रेसिडेंट ही जुडिशरी के मेंबर्स को रिमूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। और इसी अपॉइंटमेंट और रिमूवल प्रोसेस के थ्रू जुडिशरी को अंडर चेक रखा जाता है। हम डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस को फॉलो करते हैं, पर सिर्फ पेपर्स पर। हाउ? टाइम के साथ साथ ये डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंसेस वीक हो चुकी है इंडिया में। हाउ? अगर गवर्नमेंट को ब्रूड मेजॉरिटी मिले लोकसभा में तो वो कोई भी बिल पास कर देगी बिना किसी डिसीजन या डिबेट के। इंडिया में एक कन्वेंशन है कि अगर बिल यानी कि प्रपोजल, लेट्स से ये प्रपोजल है यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड करने का इंडियन सिटीजन्स को, इस बिल को इंडियन पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। अब यहाँ कन्वेंशन ये है कि पहले इस बिल का कंटेंट डिबेट किया जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू, यानी कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी को स्पेशली क्रिएट किया जाएगा इस पर्टिकुलर बिल के बारे में अच्छे से एनालिसिस करने के लिए और इस पर रिपोर्ट बनाने के लिए। इस रिपोर्ट पर फिर होगी वोटिंग, और तब जब जाकर ये जो बिल है एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट। पर काफ़ी सालों से कई ऐसे बिल हैं जो पास हो गए हैं बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी स्क्रूटिनिटी के। यानी कि कई बिल पास हो गए हैं पार्लियामेंट में बिना किसी लेजिस्लेचर स्क्रूटिनिटी के। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कहीं ना कहीं वीक हो चुकी है इंडिया में, स्पेसिफिकली जुडिशरी। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जुडिशरी एक मॉन्स्टर बन चुकी है। हाउ? इस कंट्री में जुडिशरी कुछ भी कर सकती है सिवाय एक आदमी को औरत बनाने और एक औरत को आदमी बनाने के अलावा। मैंने आपको बताया था कि अपॉइंटमेंट और रिमूवल प्रोसेस से जुडिशरी को अंडर चेक रखा जाता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के थ्रू। पर इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री है जहां जजेस अपने आप से अपॉइंट किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर एक कॉलेजियम सिस्टम है कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने के अलावा। इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री है जहां जजेस खुद अपने आप को अपॉइंट करते हैं, और जजेस को रिमूव करने का प्रोसेस इतना डिफ़िकल्ट है कि आज की डेट तक किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव नहीं किया गया। इसका मतलब है कि हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है, पर जहाँ तक जुडिशरी की बात है, रिमूवल और अपॉइंटमेंट प्रोसेस के थ्रू लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव उस पर चेक रखते हैं। बट दिस इज़ नॉट वर्किंग ऑन द ग्राउंड, क्योंकि जुडिशरी सुप्रीम है और जुडिशरी इस कंट्री में कुछ भी कर सकती है। पर ये सही है या गलत इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, ये हम अपने चैप्टर जुडिशरी में डिटेल में समझेंगे, जो कि मैं बाद में कराऊंगी। फ़िलहाल मेरा मोटिव था आपको 2 चीज़ें समझाना, सेपरेशन ऑफ पावर एंड डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस।
Supreme Court in 1973, in very famous case Keshav Bharati versus the state of Kerala, made it absolutely clear that the separation of power is the basic structure of Indian Constitution and no amendment in the Constitution can snatch this basic structure from the Constitution. मतलब कि separation of powers को amend नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. पार्लियामेंट के पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड कर सके. Part 4. Questions. Question number 1. Doctrine of separation of power was propounded by A. Immanuel Kant, B. Rousseau, C. Descartes, D. Montesquieu. Answer is D. Montesquieu. Montesquieu was a French judge, man of letters, and political philosopher. He is the principal source of the theory of separation of powers, which is implemented in many constitutions throughout the world. Question number 2. The polity of UK follows the doctrine of separation of powers. True or false? The answer is false. USA follows the principle of separation of powers to a great extent, unlike UK. India, which follows the principle of check and balances. Question number 3. Which of the following are part of the legislature in India? 1. President of India. 2. Prime Minister. 3. Council of Ministers. The answer is A. One only. The Indian legislature comprises of the House of People, Council of States and the President. Question number 4. Which of the following provisions enforce the Article 50 of the Constitution of India? A. Enforcement of 1973 Criminal Procedure Code. B. Introduction of Panchayati Raj system. C. Recognizing forest rights of tribes. D. Repealing right to property as fundamental right. The answer is A. Enforcement of 1973 Criminal Procedure Code. So here the video ends. Thank you very much for watching this video. If you like it, please do give it a thumbs up. And for any question or query, please do comment. I will be bringing the next video as soon as possible. Until then, stay safe. Bye bye.